नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के एक ऐसे वीडियो की जिसने उन्हें चुनाव के दरमियान ये वीडियो जारी करके एक मैसेज जा रहा है कि इमोशनल टच दिया है। उन्होंने दिया है कि रिश्ता 100 साल का। एक बरेली में तो बाकायदा, रायबरेली में तो बाकायदा एक पंपलेट भी भेजा जा रहा है, 4-5 पेज का है शायद वो। उसमें मोतीलाल नेहरू जी से लेकर के और सोनिया गांधी तक का जो सफर है, फिर राहुल गांधी कि कब कब गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली के लिए कैसे खड़ा रहा, कैसे लड़ाई लड़ते रहे। आजादी से पहले भी 1921 में जब नमक का जो कानून था उसे तोड़ने की बात आई थी, तब भी उस दौर में भी मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, उनके वीडियोज हैं कि किस तरह से वहां पे। उसके बाद के वीडियोज भी हैं, कुछ फोटोग्राफ से, माफ करिएगा, जिसमें वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की गई है। इंदिरा गांधी को भी दिखाया गया उसमें कि कैसे कैसे। और उन्होंने ये कहा है कि जब भी अमेठी और रायबरेली की जनता याद करेगी तो गांधी परिवार उनके लिए खड़ा रहेगा। बीच चुनाव के वीडियो, उनका स्टेटमेंट और फोटोग्राफ जो सोनिया गांधी के साथ में देख रहे हैं, उनके क्या मायने हैं। चुनाव में इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है राहुल गांधी की ओर से। क्या इसका बेनिफिट होंगे और क्या मायने हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रायबरेली से उनके संबंध हैं जो वर्षों पुराने हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजीव जैन साहब हैं, दिल्ली समाचार प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़ रहे हैं और अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजीव जी, बीच इलेक्शन के कोई भी नई बात आती है तो ये तो जाहिर सी बात है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता है कि उसका एक ही पैरामीटर है और वो है इलेक्शन का एंगल। और आपके पास में मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी है तो उसे काम में भी लेना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल उसे खारिज करते हैं। तो बीच चुनाव में अमेठी और रायबरेली के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, मैं तो इमोशनल कार्ड इस वजह से कह रहा हूं कि उसे पूरी तरह से टच ही इमोशनल दिया गया है, क्योंकि रिश्ता 100 साल का। तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बीच चुनाव में इस तरीके का एक इमोशनल चीज जारी करना, तो ये भावनात्मक जो अटैचमेंट है वहाँ की जनता से और गांधी नेहरू फैमिली से जो रहा है रायबरेली का, खास करके रायबरेली का, कि वो बहुत अत्यधिक है। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे थे रायबरेली, मतलब जो चीज है उसका नाम ही जब इंदिरा गांधी की वजह से जानने पहचानने में आया लोगों की, देश के दूसरे हिस्सों में, कि रायबरेली क्या जगह है, तो लोग यही चर्चा करते थे कि भाई इंदिरा गांधी के वो निर्वाचन क्षेत्र है, वो वहां से चुनाव जीतती है, वहां की जनता से उनका बड़ा भावनात्मक रिश्ता भी रहा। फिर बाद में परिवार के और लोगों का भी रहा, ऐसा है। तो जो चुनाव चल रहा है, चुनाव एक बहुत टफ स्थिति में पहुंच गया। चुनाव में कभी किसी भी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार हो या राजनीतिक दल हो, उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए। चुनाव को अपनी मजबूती के लिए या अपने पक्ष में जो भी चीजें उनके पास होती हैं उनको करना चाहिए। मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता कि कोई दल किस रूप में बोल देता है या किस इलाके को किस रूप में अपने साथ अटैच करता है, वो एक अलग चीज है कि वो अपना जुड़ाव तो रखता है। तो इसी तरीके से रायबरेली का जो जुड़ाव इस परिवार से रहा, वो बहुत गजब का जुड़ाव माना जा सकता है। ये ठीक है कि एक बार 1977 में वो इमरजेंसी का पीरियड था, इंदिरा गांधी खुद हार गई थी, जबकि राजनारायण जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनके बारे में इतना पढ़ा है कि वो बहुत खांटी समाजवादी नेता थे, बड़े मतलब जमीनी उस तरीके के नेता थे, लेकिन वो रायबरेली के भी नहीं थे, वो पूर्वांचल के कहीं के थे। और तो वहां से आके उन्होंने चैलेंज किया था इंदिरा गांधी को, तो वो एक अलग, तो इसी तरीके का अब वाला भी चुनाव इसी तरीके का है। तो राहुल गांधी को कहीं मतलब उस रूप में उसको कहीं ढिला नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इमोशनल चीजें जारी की हैं, हो सकता है वहां के मतदाताओं को वो पसंद आए। वो लोग तो सोचते ही है, आप और हम भी जब किसी अपने पुराने फोटोग्राफ और ये चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाते हैं कि हमारा उससे उस जमाने में ऐसा था, हमारा मित्र था, देखो आज उसकी फोटो है। हम अपने परिजनों को, अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देख मेरे साथ बचपन में था, ये था। तो इसी तरीके से रायबरेली और अमेठी के लोग इस परिवार के जो उनके साथ के जो फोटो है जारी हुए, उसमें जो लोग दिखेंगे, अब उनमें से किसी के बच्चे होंगे, वो बताएंगे कि देखो ये मेरे फादर थे, ये मेरे दादा थे। जो इस तरीके का एक इमोशनल जो होता है, पारिवारिक सा संबंध होता है,
तो उसको लेके उन्होंने जारी किया। अब ये इसका कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक अलग बात है, ये 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है कि रायबरेली का और गांधी नेहरू फैमिली का, इस फैमिली का जो एक रिश्ता रहा है वो एक पारिवारिक रिश्ते के रूप में भी वहां लोग पहचानते हैं। अब आप देखिए चुनाव से पूर्व जो कांग्रेस ने अपना सर्वे कराया था अमेठी और रायबरेली को लेकर, तो वहां ज्यादातर की ये राय थी कि यदि इस परिवार का कोई सदस्य इन सीटों पर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए आसान जीत होगी, चाहे अमेठी से या रायबरेली से। कई सर्वे और पेपर्स, मीडिया रिपोर्ट्स ने इसको अभी भी दिया पहले। ये सभी लोग मानते थे, चाहे इनके विरोधी दल के लोग हों वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि इस परिवार का इन 2 सीटों पर यदि इनका परिवार का सदस्य कोई लड़ता है तो उसके लिए संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है जीतने की। ये एक अलग बात है, कभी कभी हार भी हो जाती है, चुनावी लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हार जीत तो होती है, लेकिन लड़ते हैं ये परिवार के सदस्य। अब राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ के, अमेठी से वो पिछली बार हार गए थे तो रायबरेली चले गए। वहां की जनता की भी ये मांग थी कि परिवार का कोई भी आ जाए, चाहे प्रियंका गांधी आए या राहुल गांधी आए, तो उस नाते राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं तो उनकी जीत की संभावना है, तो उनके विरोधी भी सबसे ज्यादा मानते हैं। लेकिन अब चुनाव है, जब तक जो नतीजे नहीं आते तब तक तो सारे प्रयास करने ही पड़ते हैं। चुनाव जब लड़ते हैं तो सारी चीजें जिस तरीके से होती है वो हो रही है। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल, मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। राहुल गांधी का ये चुनाव के बीच में इमोशनल अटैचमेंट के लिए एक पासा फेंकना कहूं या इसे इमोशनल कार्ड कहूं बीच चुनाव के, तो आप कैसे देखते हैं इसे? क्या चर्चाएं हैं दिल्ली में राहुल गांधी के ये जो फुटेज वगैरह बीच में उन्होंने जो जारी किए हैं सोनिया गांधी के साथ में बैठकर, रिश्ता 100 साल का कहा जा रहा है, रायबरेली को लेकर के, अमेठी को लेकर? देखो योगेंद्र जी, देश में करीब 50 ऐसे परिवार हैं राजनीतिक जिनकी कोई न कोई सीट है और उन्होंने फिक्स की हुई है कि ये हमारे परिवार की सीट रहेगी। भले ही राजनेताओं का दिली रिश्ता ना हो या ये कहें कि चुनाव के समय ही उनका दिली रिश्ता बने, लेकिन जनता ऐसे परिवारों से दिली रिश्ता जोड़ लेती है कि भाई हमारा तो गांधी परिवार है, ये है वो, इसलिए कि भाई रहती है कि एक बड़ा लीडर हमारे यहाँ से लड़ रहा है तो हमारे क्षेत्र के बटगारों की बात है। तो राहुल गांधी ने जो शुरुआत करी कि मेरी 2 माँ का क्षेत्र है ये, कि मैं इंदिरा गांधी जी को भी माँ बनाया, उनको सोनिया गांधी जी, भाई 2 मेरी माँ है, तो मेरा इमोशनल कार्ड जुड़ा हुआ है। अब ये देखो राजनीति में अमेठी की हार से वो हर चीज को, दूध को फूंक फूंक के, हर सफेद चीज को फूंक फूंक कर पीने वाली बात है। अमेठी में हार की उम्मीद उनको थी नहीं, तो रायबरेली में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, तो पूरी तरह से साम दाम दंड भेद के साथ मैदान में है और अपना इमोशनल कार्ड भी चल रहा है। और जो भी चीजें हैं जो मुख्य, जो पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं इस परिवार के, जिनको कोई भूल गए, जिनकी याद ही नहीं थी, उनको जोड़ा जा रहा है, उनकी मीटिंगें अलग से की जा रही है। और वहां करीब 17-18 लीडर बड़े तो इस काम में ही जुटे हैं कि वो इस बात को देखें कि जो संघर्ष के साथी पुराने परिवार, जिनके लिए गांधी परिवार, वो कोई भी क्षेत्र हो तो नेता अपने वर्करों के लिए कुछ करते हैं, किसी की नौकरी लगाना, किसी काम करना, उनको ढूंढ के पूरा वो कर रहा है। दूसरा, एक स्ट्रेटेजी के तहत इमोशनल टच किया जा रहा है पब्लिक को, कि लोगों के पल के भीग जाएं। इस तरह से गांधी परिवार को रायबरेली याद करे कि पल के खिली। जैसे आज प्रियंका गांधी ने भी एक बात कही कि आपको 2 सांसद मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या आप लड़ोगी चुनाव? उन्होंने, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, वो राहुल गांधी तो यहाँ सांसद रहेंगे ही, एक मैं भी आपको सांसद के रूप में यहाँ काम करती रही हूँ और करती रहूंगी, तो 2 सांसद मिलेंगे। इसमें न कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा ये तो आगे की बात है, लेकिन 2 सांसद आपको मिलेंगे। तो पूरी तरह से ये परिवार जुड़ा है और गांधी परिवार तो किसी हालत में रिस्क लेने के मूड में नहीं है यहाँ, कि कोई भी घर घर में इमोशनल कार्ड खेलना हो या अपनी पुरानी चीजें याद दिलानी हो, तो वो बड़ी हस्ती तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। गांधी परिवार आज देश में हम देखें तो नरेंद्र मोदी से कोई टकरा सकता है, और नरेंद्र मोदी किसी से डरने वाली बात करें तो सिर्फ गांधी परिवार, यही गांधी से। मोदी जी डरते भी हैं किसी से? नहीं, डरने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है
थोड़ा बहुत किसी को मानते हैं, किसी का वजूद। हाँ, जैसे भाषण में कोई लीडर किसी लीडर का ज्यादा नाम ले रहा है तो हम उसका इस तरह से आकलन करें कि यार इनसे ये भयभीत है, इसलिए इनका बार बार नाम ले रहे हैं। अब आप देखोगे उनके भाषण में शहजादे, गांधी, ये रहते हैं। और इसके अलावा आप बता दो कि और कोई से दूसरे लीडर को अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह करते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब आप सही कह रहे हैं कि आप खुद ही तवज्जो दे रहे हैं कि हमारे समकक्ष कोई है, तो कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं भय होता है। तो जब ही तो मैं बार बार करूंगा, मुझे योगेंद्र जी का भय हुआ था, मैं कहूंगा योगेंद्र जी से किस तरह से जगह जगह आपकी बातें करूंगा। कहीं ना कहीं भय के कारण ही तो एक लीडर से टकराव आता है। और फिर विशेषज्ञों ने भी इस बात को कहा है पूरी तरह से कि अगर नरेंद्र मोदी से कोई टक्कर ले सकता है तो गांधी परिवार है। बार बार ये सर्वे में भी आता है। खैर ये अलग बात है, मुद्दा नहीं भटका के मैं फिर आपका वही इसी आत्मा हूँ कि इन्होंने पूरी एक बुकलेट भी छपी है, मुझे कोई मेरी बात बांटी भी जा रही है। हाँ, उसमें बाकायदा ना कहानियां लिखी गई हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने ये भाषण दिया, जब उन्होंने ये कहा, पूरे परिवार की, ताकि लोगों को पुरानी यादों में याद ताजा कर दी जाए और एक स्वर निकले वहां कि नहीं, हम तो फिर पोते को ही वोट देंगे, गांधी परिवार को ही देंगे। और इस बार जो हमारे यहाँ आया है उनका सम्मान हम रखेंगे। उनकी माँ रही है, उनकी दादी रही है। तो पूरी तरह से घेरा हुआ है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, बड़े कार्यकर्ताओं, देश भर के कार्यकर्ता जहाँ चुनाव निमट रहे हैं वहां जो मेन है वो सारे रायबरेली पहुंच रहे। बताइए ऐसी सूचनाएं जो है, क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं। और अभी ये भी बता रहा था कोई एक लीडर दिल्ली में, जो चर्चा है कि वायनाड छोड़ सकते हैं वो, क्योंकि उनको ये है कि जो भी प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा निकले यूपी का बड़ा वो रहता है महत्व, सत्ता की सिड्डियां यूपी होके निकलती हैं। हाँ, तो वायनाड को शायद छोड़ दें, ऐसी चर्चा भी खुले रूप से चल रही है। मतलब 70% लोगों को विश्वास है कि भाई वायनाड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए रणनीति का हिस्सा था। अगर 26 अप्रैल से पहले इस बात का जिक्र किया होता कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि बीजेपी से इस मुद्दा बना सकती थी कि ये जा सकते हैं यहाँ से, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस पर खामोशी रही कांग्रेस की। खड़गे को कई बार कुचलने की कोशिश की कि चलिए बताएं कुछ, लेकिन जिक्र नहीं किया। 26 के बाद में इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि केएल शर्मा अमेठी से लड़ेंगे और राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 2 चुनाव के बाद जो एकदम से माहौल बदला और ऐसी हवाएं चली कि भाई इंडिया गठबंधन को अच्छा वो लग रहा है, तो भी हो सकता है कि फैसला लिया हो। पर दूसरी बात, खड़गे जी को क्या किसी को हवा नहीं लगती थी। गांधी परिवार जो फैसला लेता है, तब ये तो हमको सभा भाषणों में साथ चलते दिख जाते हैं। नहीं, कौन खड़गे जी को पूछता है? गांधी परिवार का निर्णय लेने का अपना एक अलग। फिर भी देखिए अधिकृत रूप से पार्टी के अध्यक्ष तो हैं। वो तो चलो मान ली आपकी बात है ना, लेकिन ये निर्णय कौन लेता है ये तो आप भी समझते हैं। अभी वो अगर हम कहें तो नड्डा साहब पार्टी के अध्यक्ष तो हैं। हम बस ये देख लो, बीजेपी वहां भी देख लो, अध्यक्ष ही हैं, बस अध्यक्ष ही हैं। बाकी तो जो निर्णय कौन लेता है, कौन कर रहे हैं, कौन रोता है, कौन गंगा किनारे आंसू बहाता है, किसकी आरती उतरती है काशी में, ये आप सब जानते हैं पूरी तरह से। कौन इफ्को के चुनाव में गुजरात में बड़े तेजी से लड़ता है, कौन बम्बई के ऑफिस गुजरात में शिफ्ट करता है। चलिए मैं वापस लौटता हूँ आपके पास में। अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, आप कैसे देखते हैं इसे? एक बीच चुनाव के राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ में कुछ कहानियां पढ़ रही हैं, कुछ पुरानी पिक्चर देख रहे हैं कि कैसे फोटो थे मोतीलाल नेहरू जी के वक्त से अब तक का जो सफर रहा वो। तो एक बीच चुनाव के, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं, इमोशंस हो। जी हाँ, ये एक पॉलिटिकल लेगेसी बोल सकते हैं, कैरी ऑन करने का एक मैसेज है कि किस तरह से गांधी फैमिली ने कहां से उनकी यात्रा शुरू करी और रायबरेली जो सीट है वो किस तरह से गांधी फैमिली के साथ जुड़ी हुई है, उसकी पुरानी हिस्ट्री है। कितने साल तक इसके साथ जो पहले गांधी परिवार जुड़ा रहा, फिर सोनिया गांधी जिस तरह से जुड़ी रही, तो एक वो पूरी पॉलिटिकल जो लेगेसी चलती आ रही है, मुझे लगता है उसी को एक चरितार्थ करने की कोशिश की गई है कि यादों से जो उसके बाद जनरेशन चेंज हुई है। यानी अगर हम पुरानी गांधी पीढ़ी से देखें और आज तक तीसरी जनरेशन है, तो एक वो रिवाइवल स्ट्रेटजी है ये। इसको बेसिकली कहा जाए तो है तो पीआर स्टंट ही,
कि किस तरह से वो पिछली 3 जनरेशन के साथ गांधी फैमिली का जो अटैचमेंट है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। जिस तरह से सोनिया और राहुल का जो एक इमोशनल कार्ड जिसको बोलते हैं, आज हम लोग अपने पॉलिटिकल लैंग्वेज में यही बोलेंगे, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। इस तरह से इंदिरा गांधी जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्टेड थी, वो एक मेमोरी को रिवाइवल मोड पे ले जाना चाह रहे हैं कि आज जो इलेक्शन है डेफिनेटली वो गांधी वर्सेस मोदी है, ये हर कोई देख रहा है। तो वो गांधी किस तरह से एक इतिहास में किस तरह से लोगों के मन में, लोगों के दिल में था, उसी चीज को वापस से एक जीवित करने की कोशिश है। क्योंकि और सारे जो देखे जो मुद्दे थे, मुद्दे विहीन हो चुकी थी बीच में कांग्रेस, जो आपने भी देखा, हमने भी देखा। एक तरह से जब 400 पार का स्लोगन आया तो एक ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में था, कांग्रेस एक सबड्यूड मोड में थी। इंडिया ब्लॉक के आने के बाद थोड़ा सा इन लोगों के अंदर एक जिसको कहते हैं जुगलबंदी सेटल हुई कि किसको किस तरह से कौन से मुद्दे उठाने हैं। लेकिन मुद्दे जो थे वो छोटे होते दिखाई दिए, क्योंकि इस तरह से राम मंदिर 370 तो ये नेशनलिस्ट मुद्दे थे, ये बहुत बड़े हो गए थे। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने इमोशनल कार्ड्स खेलते हुए आज एक सम्मानजनक स्थिति में तो ले आई है इलेक्शन को, ये हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जो अभी जिस तरह से क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड फेज तक ये स्थितियां बनी थी। पहले फेज के लिए तो कि कैंडिडेट कौन होगा, कोई टिकट लौटा रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती दिया जा रहा है। अब एटलीस्ट कैंडिडेट्स का खुद ही डिमोटिवेशन था। बिल्कुल, तो कैंडिडेट्स में डिमोटिवेशन था। जिस तरह से राजसमंद का यहाँ पर जो केस हुआ, जयपुर का कैंडिडेट का जो केस हुआ, सबने देखा वो यहाँ पर किस तरह से कैंडिडेट्स खुद ही लचर अवस्था में चाह रहे थे कि हमको इलेक्शन कहीं, और बड़े जो दिग्गज नेता थे वो आए नहीं इलेक्शन फील्ड में। अगर हम देखें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, ये लोग सब शाये हुए कर गए फील्ड से, ये लोग कोई आए नहीं। तो इस तरह का जो एक घटनाक्रम बना, उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से कांग्रेस नए नए अलग अलग मुद्दे लेकर आई, उसी तरह से ये एक इमोशनल कार्ड है, खेलने की कोशिश है कि किस तरह से आप गांधी फैमिली को जीवंत बनाए रखें। जिस तरह से सोनिया गांधी ने चुपचाप यहाँ पर पहले तो राजस्थान में राज्यसभा में अपना वो करा और नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद जीती, और उसके बाद धीरे से उन्होंने अपनी सीट खाली करी। उसको ये वो कहते हैं ना लेगेसी, राहुल गांधी को उस पे चलो बेटा आ जाओ अब तुम लड़ो इस पे, तो वो गांधी लेगेसी है जो वहां पे वो कैरी ऑन हो रही है। और इसी के तहत ये एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, मैं तो इसको ये बोलूंगी एक इमोशनल स्टंट है कि किस तरह से लोगों के बीच में पुरानी यादें ताजा की जाए, इंदिरा गांधी को जीवंत रखा जाए और उसी के ऊपर कैश इन करके वोट्स लिए जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रोज नई स्ट्रेटेजी बदली जा रही है और पूरा फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस के दिग्गजों का है। जिस तरह से अभी हालांकि अब कोई ज्यादा फेज बचे भी नहीं है, तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें, लेकिन काफी कड़ा और रोचक मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। अब ये कहा जा सकता है, पहले 400 की एक हवा जो कही जा रही थी कि वो 400 सीट के पार, लेकिन अब बीजेपी खुद भी जब मीडिया याद दिलाती है तो वो बात सामने आती है, क्योंकि ये लगा कि 400 पार का नारा देके बीजेपी को उससे बेनिफिट कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। उसमें कैच किया कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने कि ये देखिए 400 का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, उसके इर्द गिर्द उन्होंने उसको इंडिया शाइनिंग से भी कनेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और ये आप जो बात कह रही हैं, मैंने कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर से मैंने बात की, मैं कि आपको कोई खतरा नहीं है तो फिर इतना सब चीजें मंगलसूत्र और सब करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। तो उनका कहना था कि यार देखिए अटल जी का तो एक अलग तरह का कद था और साइनिंग इंडिया में हम लोग धोखा खा चुके हैं, तो हमारे नेता दिल्ली में जो बैठे हुए हैं वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। और बात सही भी है कि दूध का जला जो है, कहावत है कि छाछ को भी फूंक मार के पीता है कि कहीं होठ नहीं जला दे हमारी टंग को कहीं डैमेज नहीं कर दे। तो वो वाली स्थिति भी है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सच्चाई बताई जा रही है। राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये तो तय माना जा सकता है कि चाहे दिन कम बचे हों, 1 तारीख को लास्ट वोटिंग है, उससे पहले कई चीजें आपको और दिखाई देंगी। जी राजीव जी। हाँ नहीं बिल्कुल योगेंद्र जी, कई चीजें दिखाई देंगी। अभी 3 चरणों का चुनाव है, अब करीब 160 सीटें ही बची हैं। जो संख्या के हिसाब से देखें 3 चरणों में 160 सीटों का चुनाव होगा। 20 तारीख को रायबरेली का हो जाएगा। तो अपना मुद्दा ये था कि रायबरेली और गांधी परिवार का जो अटैचमेंट है वो किस तरीके का है। मैं आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, मायावती जी की सरकार थी और उस चुनाव में हम कुछ पत्रकार वहां आगरा और जो राजस्थान से लगती हुई बेल्ट है उसके कवरेज के लिए गए हुए थे। तो एक बस्ती में गए, दलित बस्ती थी, और वहाँ
बिल्कुल गंदी बस्ती थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना मतलब पानी की, बिजली, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन वहाँ बसपा के झंडे लगे थे, मायावती का काफी दबदबा था। तो वहाँ हमने लोगों से पूछा कि तुम्हारे सरकार रही है, तुम जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हो, तुम्हारी तो बस्ती ऐसी मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाओं की अभाव दिखता है यहाँ। तो उनका एक अटैचमेंट जो मायावती से हमें उस समय देखने को मिला, तो उनका सीधा सा ये कहना था, नहीं कुछ भी नहीं करे बहन जी हमारी, लेकिन वो राज कर रही है, वो राज में रहनी चाहिए। तो इस तरीके का जो अटैचमेंट होता है, तो रायबरेली का और गांधी फैमिली का इसी तरीके का अटैचमेंट है। वो सांसद भले वहां आज उनके जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो भी एक जमाने में कांग्रेस के थे, वो भी कांग्रेस के गांधी फैमिली के ही उम्मीदवार। मैं आज कहीं पे एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि वर्तमान में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हर चौथा कैंडिडेट दल बदलू है। नहीं वो ठीक है, बीजेपी ने अपना फैलाव इसी रूप में किया होगा। यदि उसका आकलन बाद में अपन करेंगे कभी, तो बीजेपी का फैलाव के क्या क्या कारण रहे और कांग्रेस का जो डाउनफॉल था उसकी क्या क्या कमियां रही, तो कमियां और जो इसके होते हैं उन चीजों का तो एक अलग ही आकलन होता है। वो तो विश्लेषक करते ही हैं कि मतलब भाजपा जीती तो कि उसके क्या कारण रहे, कांग्रेस बिल्कुल पीछे चली गई तो उसके क्या कारण रहे। अब जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार आ रहे, तो उसके कारणों की समीक्षा गांधी फैमिली ने बहुत गहराई से की थी कि हम किस वजह से हार गए माफी चाहता हूँ, तो मतलब किस तरीके से हम हार गए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव जी। और यूं भी हम देखें एक इमोशनल कार्ड एक ऐसी चीज है, बस आपका सही जगह पे निशाना लगना चाहिए। वो कहा जाता ना कि हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, तो प्रमोद जी वो कहा जा सकता है कि बस आपका सटीक तरीके से एक निशाना जाना चाहिए। इमोशनल कार्ड होता ही ऐसा ही है कि पब्लिक फिर उसमें बह जाती है। तो इमोशनल कार्ड की आवश्यकता सब जगह पड़ती है, क्योंकि मोदी साहब भी, जैसे पिछले इलेक्शन का आपका ध्यान होगा, मैं देख रहा था राजस्थान के चूरू आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब माँ का बेटा और देवेंद्र गरीब माँ के बेटे, चूरू की सभा में। तो यहाँ पे देवेंद्र, वहां पे नरेंद्र। तो एक गरीब माँ कैसे बच्चे को आगे बढ़ाती है उसका या तो मैं जानता हूँ या देवेंद्र जानते हैं। इमोशनल कार्ड कुछ इसी तरह के, मतलब कितना असर होगा उसका तो 4 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इमोशनल कार्ड अगर पॉलिटिक्स में सही वक्त सटीक तरीके से अगर आप लेके आते हैं और चल जाता है, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि मैंने कई ऐसी लहर में तब्दील होती देखे हैं इमोशनल कार्ड्स को। आजकल तो करनी होता है कि थानागाजी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तो देखा होगा, थानागाजी में पंडित जयकृष्ण शर्मा हुआ करते थे, यातायात राज्य मंत्री, और उनका एक बड़ा कद था। उनके बेटे को चुनाव लड़ाया उन्होंने। चुनाव लड़ाने में जब लगा कि चुनाव चढ़ नहीं पा रहा उनका, तो स्टेज पे उन्होंने धक्का दिया पब्लिक के बीच में कि ये तुम्हारा है, इसको मारो चाहे छोड़ो। चुनाव जीत गए। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इमोशनल कार्ड तो ये राजनीति में चलता ही है। अब तो क्या, जैसे मेगा शो नहीं आते, इसमें गाना गाने से पहले उसका परिचय करते हैं, तो वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब से, ये वो करते हैं, जूते इनकी माँ बर्तन मांजती है, नो करती है। तो पब्लिक देखो, आप टीवी के सामने भी आपके आंसू से आ जाएंगे और ध्यान केंद्रित कर दोगे। राजनीति का खेल भी कुछ ऐसे ही है। एक समय ऐसा था कि अब ये स्थिति नहीं रही कि आप किसी लीडर को दूर से यूं कर रहे हैं। जब तक आप उसका पसीना नहीं सूंघ लोगे, वो चाहेगा कि मेरे गले मिले, मेरे हाथ लगाए पूरी तरह, जब जाके लोग कार्यकर्ता बनते हैं। और ऐसे लीडर जो अपने उसमें के एक अफसर के तरह रहते हैं, पब्लिक पसंद उनको नहीं करती, नहीं, पूरी तरह से उनको नकार देती है। और राहुल गांधी ने तो इस चीज को अपनाया। अभी रायबरेली में क्या किया उन्होंने, वो नाई की दुकान पे पहुंच गए, वहां सेविंग करवाई रायबरेली के, उसमें उससे बातचीत करी। और जो अब उन्होंने एक टेक्निक और अपना रखी है कि वो छोटी छोटी वीडियो जारी कर रहे हैं कि मोदी जी डर गए क्या, मोदी जी आ रहा हुआ देखो, टेम्पो में पैसा, वो एयरपोर्ट वगैरह के कई चीजें लेके आ रहे हैं आजकल, जिससे बच्चे रील भी कहते हैं। हाँ, छोटे छोटे वो ऐसे रील बना के अपनी कर रहे हैं कि मीडिया के सहारे ना करके। मतलब एक तरह से वो एक शेर है ना कि मुझे शौक है शहादत का, मैंने खतरा अपने सर ले लिया, अब कत्ल से क्या डरना, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। और इस तरह से आगे पूरी तरह से राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं डर रहे। तो मोदी जी के लिए कुछ भी उनको बोलना पड़े, वो बोलने को तैयार है। और दूसरे उनके बहन भी, मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, ये
शहजादा कहते हैं उसको। शहजादा आपके सूट देखें, शहजादी तो आप हो, प्रियंका गांधी के आपने सुने? शहनशाह, शहजादे नहीं शहनशाह हो आप। हाँ, शहजादा का वो बोलते हैं ना मोदी शहजादे की। तो ये जो चीजें है ना, ये इस बार बड़ी आक्रामक गांधी परिवार को देखा है। आपने पहले का भी देखा इस तरह की, प्रियंका गांधी की या राहुल गांधी की, जबरदस्त तरीके से। जरा सी मोदी जी की कोई बात आई, अभी जैसे वो रोने लग गए थे। अभी कल था ना, कल नामांकन, हाँ कल था सिर्फ, तो यूं करके आंसू, हाँ मुझे बस गलती, ऐसे करके। राहुल गांधी का तुरंत वीडियो आ गया पुराना, कि उन्होंने पहले ये कह दिया था 5 दिन पहले कि अभी तो ये रोएंगे, और तो उसको करके कि मैंने कहा था कि ये रोएंगे और ये रोंगे, और इतना वायरल जबरदस्त तरीके से। पुरानी में दिखाएगी, पहले भी देखो ये जब रोए थे। जी देखिए, हर व्यक्ति ये देखता है प्रमोद जी की कहाँ इमोशन से आप। हाँ जी, देखिए दूसरी बात ये होती है, भावनात्मक जो चीजें आती है इमोशंस के साथ में, कई बार होता है कि खिलवाड़ कर रहे हैं। होता तो राजनीति में खिलवाड़ ही है, ये मृग मारीचिका है। जो चीजें आज हम देख रहे हैं ना, सच्चाई किसी में नहीं होती है और स्थायी भी नहीं होती है, ये तय मान के चलिए। लेकिन देश का मतदाता बहुत भोला है। मतदाता तो शायद सभी जगह के भोले होते हैं, लेकिन मैं मृग मारीचिका इस वजह से कह रहा हूं, कोई भी नेता तय करके और कहे कि नहीं गलत कह रहे हैं यहाँ पे, मैं सत्य कह रहा हूं। पहले की स्पीच उठा के देख लो किसी भी नेता के, उनके कमिटमेंट्स देख लो, कोई नहीं टिकता। और गर्मी का महीना है तो इसमें मृग मारीच का भी मुझे लगता है कि होना को अतिशयोक्ति नहीं लगती है, कि हालात ही ऐसे गर्मी के, और अभी सियासी गर्मी है, वैसे हम एक राजस्थान में तपन वाली गर्मी को झेल रहे हैं। तो अर्चना जी, ये मृग मारीची का है एक तरह से इमोशन कार्ड हो, चाहे किसी भी तरह की कोई बातें हो, लेकिन इनका बेनिफिट कितना मिल पाएगा? देखिए, अगर हम लोग बेनिफिट की बात करें तो मुझे पहली चीज तो ये लगती है, सबसे पहले हम डिस्कस करें जो वोटर जो प्रतिशत डाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतदाता भी वो जो एक उत्साह होता है ना, वो तो दिखा नहीं। जो हम वेव की बात करें, वो वेव भी नहीं दिखी इस बार इलेक्शंस में, कि हर जगह 4-5-6% डाउन हो रहा है। अगर यूथ से बात करूं मैं, तो यूथ जो हम लोगों ने जो बातचीत करी, तो यूथ का ये कहना था कि हमारे लिए इश्यूज क्या हैं, यानी इलेक्शन किस तरह से एकदम रिजर्वेशन पर आ गया, मंगलसूत्र पर आ गया, जिस तरह से जो सारे इश्यूज आते गए, तो मुझे लगता है एक जो लोग जो उत्साहित जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे ना, वो भी कहीं ना कहीं से डीमोटिवेटेड है, बहुत एनकरेज नहीं है। तो वो बोले हम क्यों जाए इलेक्शन, हम क्यों जाए बूथ पर, वो गए ही नहीं। पहले 2 फेज में 18 से 25 साल की एज ग्रुप का मात्र 38% मतदान हो, 62% तो गए नहीं वोट डालने, मतलब कोई अटैचमेंट नहीं रहा। और एग्जैक्टली बात कहते हैं कि मुद्दे देखिए, मुद्दे लेके क्या आ रहे हैं। बिल्कुल, अब वो जो मुद्दे आज हम बोलते हैं, भारत जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, यानी कहाँ तो हम एकदम प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन जो हम इलेक्शंस आते आते जिस तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी की, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की भी बात करें, कि 40% वोटर्स तो आपके बाहर ही नहीं निकले घर से, तो वो क्या कारण हो सकता है? तो इस तरह के इशू से, और एक कास्टिज्म बहुत ज्यादा बड़ा है जो हम बात करें, जिस तरह से कास्टिस्ट रिमार्क्स दिए गए हैं, ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। मुझे आज भी लगता है कि इलेक्शंस, अगर यही चीज अगर हम डेवलपमेंट मुद्दों पे लड़े जाते तो शायद कुछ अलग बात होती, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका वोटर ही घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो मुझे लगता है ये सारी पार्टीज के लिए सोचने का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि संविधान में तो आप देखिए, रंग भेद, जाति, धर्म, इन तमाम चीजों को जहर बताया है कि खतरा है संविधान के लिए, और हमारे नेताओं को सबसे ज्यादा लगता है कि महफूज मुद्दे ही यही हैं कि इन्हीं के जरिए हम वोट की फसल काट सकते हैं। लेकिन गलतफहमी है, नई पीढ़ी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करती है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके नारे लगा सकते हैं फ्रंट में बैठ के, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरा क्या है इसमें मेरे लिए कौन क्या सोच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट है मतदाता, इतना भोला भी नहीं है, वो सब देख रहा है कि वास्तव में कौन क्या किस रूट पे जा रहा है। हाँ, और वोटर साइलेंट है इस बार, वोटर कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये तो तय मानी जानी चाहिए कि कोई वेव नहीं है, ना कोई मुद्दों की, ना नेताओं की। खैर क्या हो गए देखना होगा, लेकिन हाँ, इमोशनल कार्ड राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने बीच इलेक्शन के खेला, इसको लेकर हमने चर्चा की। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनसे हमने जानने की कोशिश की है कि वाकई इसके क्या मायने होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।